नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। चर्चा द ट्रुथ के इस ताज़ा अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अंक में हम बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की और इन रिश्तों को, इन संबंधों में जो तनाव लगभग कुछ सालों से बना हुआ है, इसको समझेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान बने हुए हैं। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है वो तेज़ी से मजबूत हो रहे हैं और हथियारों की खरीद की बात हो रही है और ड्रोन्स की खरीद पर भी बात हो रही है। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि चीन के साथ जो भारत के संबंध है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर चीन को क्या मैसेज जो है इससे पूरे मसले से, इस पूरे डेवलपमेंट से जा रहा है। हमारे साथ दिनेश नैन बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। दिनेश सर, अमेरिका के साथ रक्षा सौदों को लेकर मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो समझौते हुए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं, और चीन का ये स्टेटमेंट आना कि अमेरिका जो है उसकी सेल्फिश गेम में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। एक सेल्फिश का टैग लगा रहा है अमेरिका के साथ, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि चीन की जो हरकतें रही हैं भारत के साथ, सीमा पर ले लीजिए, चाहे फिर व्यापार को ले लीजिए या फिर कॉर्नर, पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत को अलग थलग करने की कोशिश में चीन दिख रहा है, ऐसे में उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि अमेरिका के सेल्फिश गेम से भारत को बचना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, हर कंट्री के पास राइट है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर दूसरी कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात, और चीन को शायद ये इतिहास याद कराना पड़ेगा कि 80s के दशक में 1980s के अंदर जब कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, ये चाइना था जिसको पूरी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने मिलकर रशिया के खिलाफ मजबूत करने की कोशिश की। तब चाइना ने ये सवाल नहीं उठाए थे। यही कारण था कि उस टाइम पे ट्रेड के अंदर भी स्पेशल इनको स्टेटस दिया गया अमेरिका द्वारा, यूरोप द्वारा। आज यूरोप के अंदर चीन का $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है, अमेरिका के साथ तो है ही है। तो इस सब वाकया के अंदर अगर हम याद दिलाना चाहें चीन को, तो चीन था क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन 80s के दशक के बाद जिस प्रकार से वहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, अमेरिका द्वारा, और चीन जिस तरह से ग्रोथ करके आगे आया, आज चीन $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। परंतु खतरा चीन को यह हो रहा है कि अगर आज हम देखें तो जीडीपी हमारे से ज्यादा है, 50% डाउन है जीडीपी इंडिया के मुकाबले। ग्लोबल सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो इंपोर्टेंस इंडिया की कहीं ज्यादा चीन से बढ़ती जा रही है। तो चीन चाह रहा था कि उसको दादागिरी में या उसकी दादागिरी को माना जाए, वो लोग तैयार नहीं है। और तीसरा यह कि जिस प्रकार से चीन के अंदर अभी ग्रोथ या कम हो रही है, या वहां पे जो पॉवर्टी आ रही है, खासकर उनका जो रियल स्टेट एरिया है उसके अंदर भी वो काफी लॉस में जा चुके हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर कि कैसे इस इंडिया के उभरते हुए जो वर्चस्व है उसको कैसे रोका जाए, कैसे किया जाए। ये चिंता चीन की है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से चीन को रशिया के अगेंस्ट यूज किया गया, आज यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भारत को खड़ा करना चाह रहे हैं चीन के खिलाफ। तो भारत क्यों ना उसका फायदा उठाए, हमारे इंटरेस्ट में है, हम उठाएंगे। रही बात भारत के पहलू से अगर आप इसको देखें, हम मानते हैं कि हमारा 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है या गोला बारूद जो भी आप कह लीजिए, सब रशिया से है। रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है और अभी है भी। हमने भी रशिया का हाथ छोड़ा नहीं है। भारत की इंडिपेंडेंस पॉलिसी आज की तारीख में रशिया के साथ में भी उतनी दोस्ती जितनी अमेरिका के साथ दोस्ती है। लेकिन बदलते हुए जियोपॉलिटिकल समीकरण के अंदर, खासकर इंडो पैसिफिक में और साउथ एशिया के अंदर, जिस प्रकार से चीन जो कि इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की बदौलत मजबूत हुआ, ताकतवर हुआ, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, लेकिन जिस प्रकार से उसी इकोनॉमी को इस्तेमाल करके अफ्रीका के करीब 52 के करीब कंट्रीज को डेट ट्रैप में ले लिया, श्रीलंका को नहीं छोड़ा, बांग्लादेश को नहीं छोड़ा, नेपाल को नहीं छोड़ रहा, पाकिस्तान को भी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने ग्वादर पोर्ट तक खा गया। ये पॉलिसी विस्तार भारत की चीन की बहुत बड़े स्तर पर चल पड़ी है। और देखने वाली खतरनाक बात यह है कि पहले चीन बड़ा चुपचाप इस बात को किया करता था। इस्लामी स्लाइसिंग पॉलिसी है उसकी, यानी पहले आप किसी इलाके पर दावा ठोक दो बिना मतलब के, फिर उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाओ, और जब ये इशू बन जाए उस इशू को मिलिटरली या पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करके उस जमीन को कब्जा, ये उसकी पॉलिसी। और ये पहले शांति से करता था, अब वो दादागिरी से कर रहा है।
जी आपकी गलवान का जो हमारा इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, ये उसी का एक उदाहरण था कि चीन अब दादागिरी के मूड पे आ गया था। लेकिन यही बात साउथ जी बात पूरी करें। जी बोलिए जी, आप बात पूरी कर लें। जी रही बात साउथ चाइना सी की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ चाइना सी से लेकर बे ऑफ बंगाल से लेकर इंडियन ओशन से लेकर और अरेबियन सी से होते हुए जब हम गल्फ कंट्रीज की तरफ का एक रूट बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेजर ट्रेड रूट माना जाता है, जी उसके अंदर साउथ चाइना सी के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे आइलैंड्स को डेवलप करके, रीफ्स को डेवलप करके, इसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के इस इलाके के अंदर अपनी मिलिट्री को, अपने इक्विपमेंट को, मिलिट्री इक्विपमेंट को, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इन आइलैंड्स के ऊपर तैनात करना शुरू किया। तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि दुनिया को लगा कि जो एनर्जी का रूट है, क्योंकि चाहे वो ताइवान हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या 14-15 जितनी भी साउथ एशिया की जो हमारी कंट्रीज हैं, इन सब का एनर्जी रूट है, यानी पेट्रोल का, गैस का, तो कहां से है? इसी इलाके से है। और अगर इसी इलाके पे ये हावी हो गया, अब अपना वर्चस्व बना लिया और अपना इसमें दावा ठोक दिया, तो कल की तारीख इस पूरे रूट के अंदर बड़ी मुश्किल कर देगा चाइना। यही कारण है कि क्वाड बना, यही कारण है ऑकस बना, यही कारण है कि अब NATO 2 बनने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका था। जी ऐसे में अगर कोई कंट्री चाइना को सच में टक्कर दे सकता है, वो है भारत। तो अमेरिका भारत को क्यों नहीं साथ में लेगा? और अगर अमेरिका भारत को साथ में ले रहा है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण हमारे को हथियार वहां से गोला बारूद हमको नहीं मिल पा रहे हैं टाइम पर, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर के हमारे ऊपर कुछ हरकत करने की कोशिश करें, तो क्या हम तालियां बजाएंगे? तो हमें भी तो देश का इंटरेस्ट देखना है। यही कारण है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अभी विजिट हुई अमेरिका के अंदर, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एक ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी डेवलप की गई, नॉट ओनली फॉर मिलिट्री, it is also for the trade, it's also for the technology transfer, it is also for space, it is also for anti-terrorism, it is also for special minerals mining and art space में environment, तो पूरे सिनेरियो को अगर हम ध्यान से देखें, तो मुझे लगता है कि भारत बहुत सही रास्ते पर चल रहा है। चीन चाहे कितना फड़फड़ा ले, भारत पीछे नहीं हटने वाला। जी लेकिन भारत सरकार की जहां तक बात है, लगातार चीन के मसले पर जो विवाद है उस पर कोई टिप्पणी तक नहीं आती। जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं वो भी कुछ विवादित बयान दे देते हैं कि चाइना इज़ बिगर इकोनॉमी, तो हमें जो भी है कदम है या फिर जो भी बात है वो सोच समझ कर बोलनी पड़ती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में पीएम मोदी की एक बातचीत भी छपी है जिसमें उनका स्टेटमेंट है चाइना को लेकर कि बॉर्डर पर शांति होना बहुत ज़रूरी है, दोनों देशों के बीच रिश्तों के जो संबंध है वो बेहतर बनने के लिए। तो पीएम मोदी का ये जब स्टेटमेंट आता है तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, आप इस स्टेटमेंट को, पीएम मोदी के स्टेटमेंट को चीन के संबंधों से किस तरह से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, यहाँ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आप कोई बड़े सोच समझ के आप अपनी डिप्लोमेसी को चलाते हो। जी, हमारा आज की तारीख में भी कम से कम $100 बिलियन से ऊपर का एक ट्रेड है चीन के साथ, और चीन किस बात की दादागिरी कर रहा है इस बात को हमें समझना पड़ेगा। 1980 के दशक के बाद में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सब अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने चीन को दिया। जी, और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग है और वहां से सप्लाई होता है पूरी दुनिया को, वो चीन एक हाथ हो गया। चीन के अंदर दो चीज देखी गई थी, एक तो कोल्ड वॉर के दौरान रशिया को काउंटर करना, और दूसरा देखा गया कि वहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, चीप लेबर थी, तो उसके हिसाब से सब लोगों को फायदा हो रहा था, अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो रहा था, यूरोपियन कंपनीज को फायदा हो रहा था, सबके सब वहां जाके बैठ गए थे। लेकिन इससे जो चीन मजबूत हुआ वो उसके दिमाग में चढ़ गया। चीन ने अपना जितना भी आज देखिए चीन की जो फॉरेन रिजर्व्स है वो $3 ट्रिलियन से ऊपर है, और इसी पैसे को इस्तेमाल करके चीन ने क्या किया, डेवलपिंग नेशंस को टारगेट किया, खासकर अफ्रीका के ऐसे में दिनेश जी क्या ये साफ होता है एक बार फिर से कि चीन अगर और ताकतवर हुआ तो वो पूरी की पूरी दुनिया को जो है अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करेगा? क्योंकि पहले चीन की जो स्थिति थी तो और उसका जो बर्ताव था वो डिफरेंट नजर आता था, और अब जब चीन की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है या फिर उसने अपने सेना को जो है इतना मजबूत कर लिया है, तब उसकी जो भाषा है वो बदल रही है तेजी से। अब वो खुलकर जो है बगावत करता है, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, चाहे वो
भारत के खिलाफ स्टेटमेंट की बात हो तो वो खुलकर बयानबाजी करता है। पहले इस तरह की बयानबाजियां चीन की तरफ से नहीं आया करती थी या कम आया करती थी। अब फ्रीक्वेंसी इस तरह की स्पीचेस की चीन की तरफ से बढ़ गई है। दिनेश जी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। भारत और चीन के जो संबंध है उसमें सेना को लेकर भी किस तरह से लगातार टिप्पणी जो है चीन की तरफ से आती रही है कि भारतीय सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है और ये जो है एक चुनौती नहीं हो सकती है चीन के लिए। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस फाइटर इंजन के निर्माण की बात हो रही है, इसे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप किस तरह से आंकते हैं? हाँ नेहा, मैं इस सवाल पे आने से पहले आपके पिछले सवाल का जवाब पूरा नहीं कर पाया था, वो देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और श्री जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दी है हमारे जो MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाइना के बाद, जी देखिए इसमें दो राय नहीं है कि हमें पूरे दुनिया की आज की तारीख में एक तरीके से मजबूरी बन गई कि उन्होंने खुद एक दानव खड़ा किया, खासकर आपका ये रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करने का, और अब उसमें धीरे धीरे बाहर निकलना चाह रहे हैं। भारत उसके लिए बहुत ही सही ऑप्शन उनको दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में हमारा डिप्लोमेटिकली जो जवाब जा रहा है पूरी दुनिया के सामने चीन को लेकर के, वो बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोग एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि हमारी और अमेरिका की दोस्ती जो है वो कोई चीन के खिलाफ है। हम क्यों इस बात को बोले कि चीन के खिलाफ है? चीन को लगता है तो बात अलग है, हम हमारी तरफ से हमारा ऐसा नहीं है, उनको लगने को कुछ भी लग सकता है। अब मैं आपके सवाल पे आऊंगा जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझसे पूछा। देखिए भारत के पास में काफी समय से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण टाइमली हमारे को रिसीव नहीं हो रही है। ये पॉइंट ऑफ व्यू भारत का है। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटेजिकली अगर मिलिट्री के थ्रू अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे देखें हम, तो भारत को जो इंपोर्टेंस अमेरिका दे रहा है वो इसलिए दे रहा है बिकॉज अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई देश इस इलाके के अंदर चाइना को रोक सकता है उसकी दादागिरी में, तो वो इंडिया है। उसका कारण बहुत सिंपल है जी। जहां एक और साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान से लेकर के और आप लगा लीजिए फिलीपींस तक पूरा का पूरा जो अमेरिका के जो बेड़े हैं, 11th फ्लीट है, जो भी है, सब जो तैनात खड़े हैं इसको चैलेंज करने के लिए। वहीं दूसरी लेह लद्दाख से लेकर जो कि शिंगजियांग प्रोविंस है, टोटल नॉर्थ वेस्ट का अपना चाइना का, वहां से लेके आपका तिब्बत से लेते हुए और आपका सिक्किम तक और साथ में अरुणाचल प्रदेश तक बहुत बड़ा आई थिंक 3000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, सॉरी किलोमीटर का एक एरिया है, 3000 किलोमीटर का एक एरिया है, जो कि मैकमोहन लाइन के तौर पे हम लोग इसको आपस में मानते हैं कि ये उनका इलाका और हमारा इलाका जी जी। लेकिन क्या बात है कि भूटान के अंदर मैकमोहन लाइन को चाइना इंपोर्टेंस दे देता है या मान लेता है, लेकिन भारत के साथ नहीं मान। यही कारण है वो भारत के साथ में इसलिए नहीं मानता चाइना कि भारत को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा कि हम मैकमोहन को नहीं मानते, हमारे डिस्प्यूट जो है बॉर्डर के वो सुलझे हुए नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से वेस्टर्न फ्रंट पूरा का पूरा एक चैलेंज चाइना के लिए जरूर है। और अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले ही ओली के अंदर अमेरिकन ट्रुप्स और इंडियन ट्रुप्स की काफी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं ऑन द तिब्बत बॉर्डर के ऊपर। प्लस जो गार्सिया जो आपके आइलैंड्स हैं श्रीलंका से नीचे की तरफ, वहां पे B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने 1.5 साल पहले अपना पूरा बेड़ा खड़ा कर दिया है। ये है किस लिए? ये इसीलिए है कि एक सेकंड फ्रंट अगर चाइना कुछ सूचा करता है या कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, नहीं मानता, तो अगर सेकंड फ्रंट आ जाए तो इंडिया उसका सेकंड फ्रंट होगा। अब आ जाते हैं हथियारों के ऊपर। देखिए यस, हम लोगों ने अपने भी देश के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग करके तेजस से लेके धनुष जो हमारी गन्स वगैरह है उनसे मैन्युफैक्चरिंग से लेके अपने खुद के पायलटलेस व्हीकल्स जो अपने ड्रोन कह लीजिए उनसे लेके काफी हद तक हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजों की, कुछ टेक्नोलॉजी की कमी है और ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने में, क्योंकि हमारा R&D बहुत कमजोर रहा है, या ये कह लीजिए नेहा कि हमने अपने R&D के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खासकर मिलिट्री के अंदर कभी खर्च किया ही नहीं। जहां दूसरे देश अरबों रुपए खर्च करते हैं, भारत के अंदर ये सोच ही नहीं था कि हमें अपने आप मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, 4-5 साल पहले तक सारे हथियार हम या तो यूरोप से खरीद रहे थे, रशिया से 80% ले रहे थे, कुछ अमेरिका से, कुछ इजराइल से। लेकिन अब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि वो
जो भी चीज बाहर से खरीदेगा उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो भारत में करनी ही होगी। और भारत को इससे क्या फायदा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से भारत अपने भी हथियार विकसित करेगा जी। भारत अपने आप को भी मजबूत करेगा। इसी कड़ी के अंदर जो आपका G414 एयरक्राफ्ट के इंजन हैं उसके बारे में जो करार हुआ वो हो रहा है वो ये है कि अब ये इंजन जो है भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगे। इसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का भारत के अंदर आएगा और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर यहां होगी। तो आप सोचिएगा तेजस के बाद जो हम 5th और 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहे हैं उसमें भारत को कितना ज्यादा मजबूती मिलेगा, क्योंकि हमारी कमजोरी एक ही थी, वो था इंजन्स, वो हमें मिल जाए। यही बात जो बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट है जैसे कि गन्स थी हमारी 777 बोलते हैं जिसको, इसकी रेंज थोड़ी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जब हाल में गलवान के बाद में हम लोगों ने इनको अरुणाचल से लेकर के और लेह लद्दाख तक इनको डिप्लॉय किया तो हमें लगा कि इसकी रेंज चाइना के जो मेजर टारगेट्स हैं उसके मुकाबले थोड़ी कम है जी। तो उसकी रेंज एनहांस करने की टेक्नोलॉजी या उसको एनहांस करने की बात भी इन लोगों ने की। हमारे जो देखिए अमेरिका के अंदर जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स है जिसके अंदर की थल सेना के जवान बैठ जाते हैं गाड़ियों में और दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच के फिर बाहर निकल के अटैक करते हैं, यानी वो उसको सुरक्षा देते हैं। ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स एक तरीके से टैंक टाइप के जो है, तो वो जो उनके स्ट्राइकर जो नाम से जो उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वो दुनिया में बिल्कुल रिनाउंड है। वो ट्रांसफर या खरीदे जा रहे हैं, वो हमारे पास आ गए। हम इससे पहले बाकी अगर आप देखें तो हमारा जो विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए लगभग 28 F-18 फाइटर जेट्स अमेरिका से हमारा करार हो गया, उसको हम लोग उनसे लेने जा रहे हैं। स्पेस ले लीजिएगा आप, इंटेलिजेंस ले लीजिएगा, टेक्नोलॉजी ले लीजिएगा, हर तरीके से भारत के साथ में ये सब करार हो रहे हैं। ऐसे के अंदर जो चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भारत से सुपीरियर मान रहा था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के पास में हथियारों से लेके हर चीज से लेके हमसे काफी बड़ी मात्रा के अंदर उनके पास में ये चीजें हैं, लेकिन उनकी कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया के किसी युद्ध में टेस्टेड एंड ट्राइड नहीं है। इनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये फुस बॉम्ब निकलेंगे या सच में फटेंगे ये तो युद्ध के अंदर मालूम चलता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम लेने जा रहे हैं अमेरिका से ये सब टेस्टेड है। यानी चाइना को ये बिल्कुल खतरा होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह के आर्मामेंट और इस तरह के जो गोला बारूद अगर हिंदुस्तान के पास आ गई, लाइक स्पेशल म्यूनिशन बॉम्ब्स लेके आ रहे हैं, लॉइटर बॉम्ब्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो आपकी गन्स हमारी जो आर्टिलरी गन्स हैं उनके प्रिसीजन टारगेट के साथ में गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह है, ये सब चीजें टेस्टेड है अमेरिका की। तो इसमें तो हमें कोई शक होना ही नहीं है और ना ही चाइना को शक है। यही कारण है चाइना फड़फड़ा है कि मजबूती अगर मिलिट्रीली इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से हिंदुस्तान की हो गई तो थल सेना तो हमारी इनकी वैसे भी इनके मुकाबले देखा जाए तो थल सेना हमारी इनसे ज्यादा है। आज की तारीख में सेना की संख्या भारत की चीन से ज्यादा है। सेकेंडली गलवान के अंदर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि जो इनके सैनिक हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं ना वो हनी निपल्स लेकर के पहुंचे हुए हैं अपना लड़ाई लड़ने के लिए और एक गोली चलने के बाद में बेहोश हो जाते। इस टाइप का इनका पूरी थल सेना का स्टेटस है, जिसके बारे में शी जिनपिंग ने भी काफी कोशिश की है अभी अलग अलग इसके बारे में ट्रेनिंग्स निकालने की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना को डेफिनेटली भारत के मजबूत होने से मिलिट्रीली वो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ में तो खतरा तो हो गई, क्योंकि चाइना ने सीधे सीधे भारत की जो सेना है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़े किए थे। ऐसे में एक भारतीय आर्मी ऑफिसर जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी हाल ही में। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र करते हुए ये एक उदाहरण बताया था कि आज के दौर में भी जो कि सेना का जो है ये फिजिकल जो एनकाउंटर्स हैं ये सब इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ऐसे में जो
जिस थल सेना की बात आपने की, टेक्नोलॉजी से हटकर जो परंपरागत युद्ध के जो तरीके हैं उसको भी जो है मजबूत बनाए रखने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं दिनेश जी, और ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो इस सवाल का जवाब आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि जो परंपरागत युद्ध के तौर तरीके हैं उसमें जो है भारतीय सेना कहां पर खड़ी है, क्योंकि चीन जो है वो तकनीक की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, लेकिन भारतीय सेना का कुछ वर्ग या फिर कुछ अधिकारी ये समझते हैं कि अभी भी वो दौर चल रहा है जब परंपरागत युद्ध के तौर तरीकों पर जो है मैं नजरअंदाज इसे नहीं करना चाहिए। हमारे साथ दिनेश नैन बने हुए हैं, उनसे हम समझते हैं कि भारत और चीन के साथ जो संबंध है और जो तनाव चल रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ये स्टेटमेंट दी कि अगर बॉर्डर पर शांति नहीं है तो फिर जो संबंध है वो बेहतर नहीं हो सकते और हम अपनी जो संप्रभुता है, अपनी जो अखंडता है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ दिनेश जी बने हुए। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले एक मैंने भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल की स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी कि उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे देखकर कहा जा सकता है कि परंपरागत जो युद्ध के तौर तरीके हैं उससे अभी भी आज के ज़माने में भी जो है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती या फिर उसकी जो प्रमुखता है, प्राथमिकता है, उसे कम कर नहीं आंका जाना चाहिए। दिनेश जी देखिए नेहा जी, हमारे देश के अंदर दो बॉर्डर्स हैं, एक चीन के साथ और एक पाकिस्तान के साथ जी, और ये बहुत लंबे बॉर्डर्स हैं। इन बॉर्डर्स की सुरक्षा कभी भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिमिटेशंस होते हैं जी। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो शायद उसको रियल टाइम जो एक्टिविटी है उनको पूरी तरीके से कैच ना कर पाए। लिहाजा इन लोकेशंस के अंदर हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, यानी हमारी सेना वहां पे प्रेजेंट फिजिकली होनी चाहिए क्योंकि हमारा बॉर्डर इतना लंबा है दोनों तरफ। लिहाजा इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब हमने अपने आप को तैयार किया, नॉट ओनली संख्या के हिसाब से बट आल्सो हम लोगों ने काफी स्ट्रेटेजी बदल दी है। जैसे चीन के खिलाफ हमारी कोई खास हम लोग पहले पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहते थे, हालांकि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है और जब धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया खासकर 1962 के बाद, तो हमें लगता है कि नहीं, इसको हमें इस तरह को ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिहाजा आज की तारीख में पिछले 10 सालों में खासकर बहुत ज्यादा चेंज आ चुके हैं। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ी कर दी गई जिसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स। ये 5000 के सैनिक होते हैं नेहा, जिसके अंदर आप हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, चाहे थल सेना है, आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, उनके बाद में एयर डिफेंस गन्स है, और यहाँ के साथ साथ क्या उनके साथ में एयरफोर्स का एयर सपोर्ट रहेगा। यानी ये इंडिपेंडेंट बैचेस हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर मुक्का मारने के लिए कामयाब या क्षमता रखते हैं। और जब दोनों बॉर्डर्स के अंदर हम लोगों ने अपनी सेना को तैनात करके उसकी संख्या बढ़ानी शुरू की, तो आज हम चीन से कहीं आगे निकल गए हैं संख्या बल के अंदर जी। रही थल सेना का जो हमारा शौर्य है, देखिए शायद पाकिस्तान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने कभी हमारी सेना को चैन से बैठने का मौका दिया नहीं। हम लोग इनको बार बार पीटते हैं या बार बार हमारे साथ पंगा लेते रहते हैं। चैचित ग्लेशियर ले लो आप, एलओसी ले लो या इंटरनेशनल बॉर्डर ले लो, इस सब जगह पे जिस प्रकार से हमारी जो पूरी सेना है वो बैटल हार्डन हो चुकी है। यानी दुनिया की वो सेना है जो माउंटेन्स के अंदर सबसे ज्यादा शौर्य रखती है। और इसका एग्जाम्पल शब्दों में नहीं, ग्राउंड की बात करें तो डोकलाम के अंदर आपने देखा जी, गलवान में आपने देखा, अरुणाचल के अंदर तवांग के अंदर जब चीनियों को पीट के भगाया तब आपने देखा। तो कहने का मतलब है मैसेज जा चुका है चीन कि उनकी थल सेना भारतीय थल सेना का ग्राउंड के ऊपर मुकाबला नहीं कर पाती। और अगर साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और आर्मामेंट अगर इस सेना को मिल गए तो सोचिए क्या तहलका मचाएगी। एक चिंता गोरखास जो है, गोरखा रेजिमेंट में जो है नेपाल की तरफ से जो भर्तियां होती थी उसे लेकर भी जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन की नज़र अब नेपाली गोरखास पर है, उनके रिक्रूटमेंट पर है। इसे लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है चीन की भारतीय सेना के खिलाफ? देखिए, इसके दो कारण हैं।
नेपाल के अंदर अगर आप उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो वहां पे कुछ अरसे में पिछले 10-12 साल के अंदर गोरखा एक तरीके से गोरखाली एक जो भावना है वो कुछ तबके में बढ़ी, और ये खुद नहीं बढ़ी, इसको चीन की जो वहां पे एम्बेसडर थी और चीन की जो इंटेलिजेंस थी, इन लोगों ने मिलकर के उसको एक तरीके से उभारा और जहां पे थोड़े बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाने की कोशिश की जी, क्योंकि अब नेपाल को वापस से रियलाइज हो गया है कि देखा जाए तो चीन जो है वो हमारे को डेथ ट्रैप में डाल करके और हमारा वही हश्र करने जा रहा है। तो उसने श्रीलंका का किया या पाकिस्तान का हो रहा है। तो आज की तारीख के अंदर चीन ने इस नेपाल को एक तरीके से कह लिए डेवलपिंग कंट्री लगा लीजिएगा, इसको पैसे देके सस्ते ब्याज पे और वहां पे अपना रोड्स बनाना, ट्रेन्स बनाना, इस तरीके से इसको ऐसे डेथ ट्रैप में लिया कि वो थोड़ा सा अब चीन के चुंगल में फंसा हुआ है। ऐसे में चीन ने कुछ चीजें नेपाल को फोर्सफुली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीन ने नेपाल को करने को कही, जिनमें से एक रास्ता ये भी खुला है कि जो नेपाली ट्रूप्स पहले ब्रिटिश आर्मी में जाते थे, फिर भारत के साथ में भी भारत के अंदर बड़ी संख्या के अंदर नेपाली ट्रूप्स ने आकर के भारतीय सेना का वो हिस्सा बनी। अब कुछ नेपाली लोग अब चीन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है देखा कि अगर आप पाकिस्तान को देखें, आज वही पाकिस्तान इन चीनियों को गाली दे रहा है। पाकिस्तान जनता इन चीनियों को गाली दे रही है, उनकी लड़कियों को शादी के नाम पे ले जाकर के वहां पे अवैध तरीके से वो लोग गलत काम कराते हैं। चीन पाकिस्तान के अंदर जितना भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके आसपास की जितनी फर्टाइल लैंड्स थी उसको किसी ना किसी बहाने से इन लोगों ने लीज पे उठा लिया है और लैंड की प्रोटेक्शन करने के बहाने अपनी सेनाएं वहां पे तैनात कर दी हैं ग्वादर पोर्ट तक। तो आप सोचिएगा कि ये इसकी जो साजिश है चीन की, ये कितनी खतरनाक साजिश होती है जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे चीन अभी कमजोर होता जाएगा, शायद यही देश डेथ ट्रैप में डालता था कि इसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बातें समझ में अभी भी नहीं आ रही हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि लॉ ब्रदर्स, आयरन ब्रदर्स की संज्ञा दे देते हैं पाकिस्तान और चीन को लेकर। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगी कि एक पोखरा एयरपोर्ट का भी काफ़ी जिक्र हो रहा है जिसका इस्तेमाल चीन कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, ये भारत के लिए क्या संदेश हो सकता है, विशेष तौर पर रक्षा मामलों से जुड़े? देखिए, अगर नया मुझसे आप मैं इसका सही सीधा जवाब मैं आपको देना चाहूं, जितनी भी हाइट के ऊपर आपके एयरपोर्ट्स होंगे उतना ही कम गोला बारूद और तेल आपके जहाज लेके उड़ पाएंगे जी। तो भारत की तरफ से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पोखरा यूज कर ले, जो मर्जी यूज करना चाहे, भारत के ऊपर इसका कोई खास असर होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो लो लाइंग एरियाज में है, हिमालय के टॉप पे नहीं, हाइट्स पे नहीं है जी। हमारे जहाज ज्यादा गोला बारूद, ज्यादा तेल लेकर के उड़ सकते हैं। ज्यादा तेल का मतलब है ज्यादा अंदर तक घुस सकते हैं दुश्मन के, और ज्यादा गोला बारूद का मतलब है कि तहस नहस ज्यादा कर सकते हैं। यही चिंता है कि ये अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करके इसने पूरी ऑल अलोंग द लाइन, क्या कहते हैं आपका, हिंदुस्तान और अपने बॉर्डर के ऊपर मैकमोहन लाइन के साथ साथ में अनेकों जगहों पे इसने अपने एयरपोर्ट्स जो है तो तैयार करने शुरू कर दिए हैं। ये स्टेटस किया चाइना की, लेकिन चाइना को भी जो डर लगेगा ना, जब आप ओली के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में एक्सरसाइज करोगे कि हाउ वी कैन वर्क टुगेदर इन तिब्बत अटैक, और आप जो गार्सिया के अंदर आप इनके B-2 बॉम्बर्स का पूरा स्क्वाड्रन खड़ा कर देंगे, तो ऑब्वियसली अगर भारत थल सेना सुपीरियर है और एयरफोर्स अमेरिका की सुपीरियर है और दोनों का कॉम्बिनेशन होकर कभी ऐसा सीन बना कि जो चाइना का वेस्टर्न फ्रंट है तिब्बत से लेकर के और आपके शिनजियांग से लेकर के नीचे तक का, तो मुझे लगता है फिर तिब्बत को लिबरेट करने के एक लिबरेट होने का एक डर चीन के दिमाग में बैठना तो शुरू हो ही जाएगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर दिनेश जी, और ब्रेक से जब लौटूंगी तो एक बहुत ही प्रमुख
बात है प्रेडेटर ड्रोन्स की, अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स की, जिसकी काफ़ी चर्चा की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तकनीक है, ऐसा जो हथियार है, वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास ही है और अब भारत के पास भी आ रहा है, भारतीय सेना के पास आ रहा है। इसे कितनी बड़ी ताकत के तौर पर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे देखते हैं। जिस हिंदी पर आप बने रहिए चर्चा द ट्रुथ के साथ, और हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के संबंधों में जो लगातार तनाव बना हुआ है, उससे देखते हुए भारत और भारत की जो सेना है वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा में कितनी मुस्तैद है, और अब जो टेक्नोलॉजी या फिर हथियारों की खरीद अमेरिका के साथ हुई है उससे कितना मजबूत भारत होता नजर आ रहा है। विशेषकर जो चीन के साथ हमारे संबंध लगातार तनाव में चल रहे हैं, उस स्थिति में हमारे साथ दिनेश नैन जी बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने प्रेडेटर ड्रोन्स की जो भूमिका की बात कही जा रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास है और अब भारत के पास भी होगा, भारतीय सेना के पास भी होगा। इसके आ जाने के बाद से भारतीय सेना जो है अपनी जो सीमा है या फिर हिंद महासागर की भी बात हो रही कि वहां पे भी जो निगरानी है वो काफी अब हम केपेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और चीन को करारा जवाब भी दिया जा सकता है, क्योंकि शायद ये अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा कि ये एटॉमिक जो है वेपन जो है या फिर मिसाइल है उसको भी कैरी कर सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, प्रेडेटर जो ड्रोन्स है अमेरिका की, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी स्ट्राइक की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, और उनमें से कोई भी कहीं पे भी आपको कुछ फ्लॉ नजर नहीं आया पूरी दुनिया में। यानी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि दे आर द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर्स, यानी ड्रोन्स प्रेडेटर जो। अब अगर आप सिनेरियो देखिए भारत के दोनों तरफ, चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी काफी हद तक ड्रोन्स के अंदर डेवलप कर ली जी। भारत कर रहा है, हमारा डीआरडीओ और लगा हुआ है इसके पीछे। वी आर आल्सो क्वाइट फार अहेड, लेकिन उतने नहीं। और रही बात पाकिस्तान की, अगर हमारे दूसरे बॉर्डर पे आप देखें, अफगानिस्तान तालिबान ने जब से तुर्की को बाहर निकाला है, हाँ दुनिया मानती है शायद भारत के साथ जो अच्छे संबंध बने हैं तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर अच्छे काम करने के कारण, तो वो उसका शायद नतीजा है। और अभी हाल ही में तुर्की ने अपने जो ड्रोन्स उन्होंने यूज किए थे रशिया के खिलाफ और कर रहे हैं यूक्रेन द्वारा जी। उन्होंने भी काफी आपको अजरबैजान में भी जो है उन्होंने दिए थे, और वहां पे भी जो अर्मीनिया के साथ में लड़ाई हुई उसमें भी उन्होंने देखा कि काफी एक्यूरेट थे और काफी डेंजरस माने गए हैं ये ड्रोन्स। तो उन्होंने पाकिस्तान, अब ऐसे के अंदर हमारे को उसका काउंटर करना बहुत जरूरी था जी। और प्रेडेटर्स का भारत को मिलना एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, इन ड्रोन अटैक्स को काउंटर करने के लिए। दूसरा, देखिए, जहां तक सवाल है भारत का, आज की तारीख में हम अपने आप को 5वें पायदान पे मानते हैं या 5वीं पोजीशन पे मानते हैं पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी की जी। पर जिस प्रकार अभी ट्रेड खुलता जा रहा है अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जिस प्रकार से हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रही है, हम बहुत जल्दी 4थे पायदान पे और शायद उसके बाद 3रे पायदान पे, 3rd पोजीशन पे एक इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहे हैं। इकोनॉमिकल पावर को साथ साथ में अपने मिलिट्री पावर भी बढ़ानी पड़ती है अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को बचाने की। लिहाजा जो डेवलपमेंट हमारा मिलिट्रीली भी अमेरिका के साथ चल रहा है या इसराइल के साथ चल रहा है या फ्रांस के साथ चल रहा है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ चल रहा है, ये भी भारत के लिए अनिवार्य भी है और आने वाले टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी होने चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने रशिया को छोड़ दिया। अगर ये भावना कोई लोग लेके चल रहे हैं तो बहुत गलत हो जाएगी। भारत आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चल रहा है जो उसके इंटरेस्ट की है। भारत जहां एक और रशिया को ये कह रहा है कि सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए, पीस के माध्यम से पीसफुली जो है सॉल्यूशन करना चाहिए यूक्रेन के साथ में, ये कतराता नहीं है। वहीं दूसरी ओर चीन, अमेरिका के इतने ज्यादा डायरेक्शंस के बाद या वार्निंग्स के बाद कह लीजिए, उसी रशिया से वो तेल भी लेता है, उसी रशिया को जो है तेल खाने वाला खाद्य पदार्थ के सामान भी ले रहा है और वो आ रहे हैं बड़ी मात्रा में। और हम लोग इतना ज्यादा तेल ले चुके हैं नेहा उनसे कि उसी तेल को रिफाइन करके हम यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं जी, और यूरोप ले रहा है हमसे। तो भारत की जो पॉलिसी है कि ना किसी से बैर और ना किसी से दोस्ती,
ये एक इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस हैं जो हमारे देश के इंटरेस्ट में है, हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं ये ना कि क्या अमेरिका बोलता है और क्या रशिया बोलता है। जहां तक दोस्ती हमारी रशिया के साथ है, यस उन्होंने S-400 हमको दी, दूसरी खेप के अंदर थोड़ी डिले हुआ, और उसको हम ये नहीं कह सकते कि रशिया देना नहीं चाह रहा था, ये कहती थी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण काफी डिलेज हो गई थी, बाकी इक्विपमेंट में भी हो रही है, टैंक्स में भी हो रही है। यही कारण है कि हम अब एक सेकेंड ऑप्शन पे भी वर्कआउट कर रहे हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हम अपने देश के लिए, कि हम कैसे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री। और जहां तक सवाल इंडिया का है, जियो स्ट्रेटेजिकली देखो नेहा, हम लोग ऐसी पोजीशन पे है भगवान के दया से कि आज के जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है दुनिया का, जहां चीन जो है यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से या जापान से लेके, ताइवान से लेके और आपके ऑस्ट्रेलिया तक जितनी भी अमेरिकन फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इनके लिए सिरदर्द बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाने की कोशिश उसने की कि मैं अमेरिका को भी पीछे छोड़ दूं और बोलूं भाई हम लोग सुपर पावर हैं। लेकिन अब चीन को भी समझ में आ गया, उसने भाषा बदल ली है। ग्लोबल टाइम्स ने अब ये लिखना शुरू कर दिया है, चीन का जो मोपो है सरकारी जो इनका अखबार है, कि चीन नहीं चाहता कि सिंगल यूनिपोलर कोई यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत अमेरिका बना रहे, ये मल्टीपोलर होना चाहिए। अभी वो ये नहीं कह रहा है कि चीन जो है उस यूनिपोलर या सिंगल जो है सबसे बड़ा दुनिया का जो है ताकतवर देश माना जाना चाहिए, लेकिन उसकी थ्योरी भी बदल गई है। और जैसे जैसे भारत मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे भारत की दोस्ती अमेरिका से, इजराइल से, यूरोपियन कंट्रीज से और साथ ही साथ रशिया से मेंटेन करते हुए हम चलते जाएंगे। लेकिन ये ना भूले ना, आज भी हम ब्रिक का हिस्सा है, आज भी हम ब्रिक का हिस्सा है। जितने देश नेटो में ज्वाइन कर रहे हैं, शायद उससे के बराबर ही दुनिया के बाकी देश ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं जी। लेकिन जहां तक सवाल भारत का है, भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो नेटो 2 का कॉन्सेप्ट अमेरिका लेके आना चाह रहा है साउथ एशिया के अंदर, भारत कभी उसका हिस्सा नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा। यानी हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग्स को खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे फायदे हैं, और ना हम किसी की धमकी में आएंगे और ना ही हम किसी के बहकावे में आएंगे। जी, एक बात मैं यहाँ पर जाते जाते समझ लेना चाहूंगी कि भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, लेकिन तेजी से जिस तरह से आपने खुद कहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन ये नॉन अलाइनमेंट जो है, क्या इसमें किसी सुधार की जरूरत नहीं है ताकि जो चीन को करारा जवाब दिया जा सके? क्योंकि चीन हमारा सबसे प्रमुख दुश्मन, और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी समय के हिसाब से बदलती भी हमने देखी है कि हमारा जो दुश्मन है वो समय के हिसाब से अपने रंग भी बदल रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि हमारी जो पॉलिसी रही है, हालांकि ओपनली इसको नहीं बोल रहे आजकल, पहले नेहरू जी के जमाने में बोला करते थे, ये हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट है। आप देख लीजिए, हाल ही में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर पूरे यूरोप के अंदर पूरे गोदाम जो हथियारों के खाली हो गए, तो वो फ्री में थोड़ी आ रहे हैं, उसका पैसा खर्च हुआ है ना, सिर्फ नेटो का होने के कारण उनको मजबूरन ये अपने देश की इकोनॉमी को झटका देना पड़ा। हम ऐसे किसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते, हम वहीं पे अपना फैसला लेंगे जहां पे हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए, इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए वो बेहतर होगा। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, चाहे आप ये मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, आप ईरान से देख लीजिएगा, अभी भी मेंटेन्ड है। अमेरिका के लाख मना करने के बाद हमने ईरान से तेल लिया। आज भी हम चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज भी हम रेलवे लिंक जो है मिडिल ईस्ट के साथ में, आपका ईरान से लेकर के, और अब जो अफगानिस्तान की तालिबान है वो भी हमारे साथ में बिल्कुल फ्रेंडली चल रही है। उनको मिलाकर के साथ में हम मिडिल ईस्ट में घुसने जा रहे हैं। रही बात आपका जो मुस्लिम कंट्रीज है, खासकर मेजर मुस्लिम कंट्रीज, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार है, ये सब कंट्रीज ने अपना रुख अब पाकिस्तान बेस नहीं बनाया है इंडिया के साथ में। आज वो हमारे साथ में इकोनॉमिकली एक पार्टनर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है इसको देखा जाए तो। और इसी सब के अंदर तेल भारत को कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि हमारे संबंध रशिया से लेकर, ईरान से लेकर के और इन सऊदी कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छी हो गई हैं। दूसरा, ये कंट्रीज हमारे साथ में आज की तारीख में रुपीज के अंदर भी जो है
बातचीत जो चली है की कंट्री के साथ में रुपीज में ट्रेड करने को तैयार हो गए हैं डॉलर को छोड़ के, यानी रुपए की कीमत बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की तारीख शायद 30 के करीब देश ऐसे हो चुके हैं जो भारत के साथ में रुपए में व्यापार कर रहे हैं। अब इसका हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं छोटा सा आपको इसमें बताना चाहूंगा। देखिए, अब जितना भी तेल सऊदी से खरीदे या ईरान से खरीदे या मिडिल ईस्ट से खरीद रहे थे, वो डॉलर्स में पेमेंट जी, और डॉलर्स में पेमेंट करने का मतलब है डॉलर्स की वैल्यू को बढ़ाना जी, यानी रुपए की वैल्यू को घटाना। तो इसका मतलब है घाटे का सौदा हो रहा था। अब हम अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ा के और बराबरी में रख के अगर तेल लेंगे तो हमारे देश को वही तेल आधे भाव में पड़ेगा और हमारी करेंसी में मजबूत होगी। तो भारत भी अपने आप जी, आपने सही करेंसी की बात की, लेकिन रूस के साथ अभी इसी करेंसी को लेकर जो बात हुई थी कि अभी रूस ने मना कर दिया था, रोक दिया था, तो ये एक बड़ा झटका भी भारत के लिए कहा जा रहा था। मैं इस पे भी समझना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है शेष, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक लाइन में जी रूस का पॉइंट आया था। देखिए, उसको हमें इसे समझना होगा कि वहां पे उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था जब वो भारत आए थे, एससीओ समिट के टाइम पे शायद की बात है। देखिए, उनका कहने का मतलब ये था कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान काफी कुछ चीजें हैं जो रशिया जो है भारत से ले सकता था या ले नहीं पा रहा है, कुछ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण। बट भारत लगातार उनसे तेल लिए जा रहा है जी। तो जो करेंसी भारत दिए जा रहा है वो तभी तो यूज होगी ना जब भारत से भी वो कुछ लेंगे, तभी तो बराबर में आएंगे ना जी। तो वो उनका कहने का मतलब ये कि आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण वो जो इम्बैलेंस है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। उस पैसों का हम समझ नहीं पा रहे कि अब कैसे यूटिलाइज करें इस युद्ध के दौरान जिससे हम उसका फायदा उठा सके, ये उसका कहने का मतलब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका दिनेश जी कि हमने इतने विस्तार से समझने की कोशिश की आपके मदद से कि भारत और चीन के जो संबंध है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान में जो स्थिति है, खासकर जब अमेरिका की इसमें एंट्री हो जाती है तो भारत की जो नीतियां हैं या फिर जो रणनीति है वो स्वहित को देखते हुए है और चीन की जो स्टेटमेंट आती है या फिर अमेरिका की भी जो स्टेटमेंट आती है वो भारत को बहुत ज़्यादा अपनी रणनीति निर्धारण में प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि भारत शुरू से जो है वो गुट निरपेक्षता की रणनीति पर ही आगे बढ़ रहा है और मल्टीपोलर का जो जमाना है इसमें भारत भी एक तेजी से उभरता हुआ सुपर सॉफ्ट पावर भी कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दिनेश जी आपका विस्तार से चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से अब मेरा अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक जरूर भेज सकते हैं। अगर कोई शिकायत है इस शो से जुड़ी हुई या फिर कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करना ना भूलें। फिर होगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात। धन्यवाद।